तो वहां पर क्या होता है, वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। सेशन के बारे में आए तो यहाँ पर इम्पॉसिबिलिटी की ही बात हो रही है, ठीक। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, स्टार्टिंग से उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। पार्टीज को पता है कि परफॉर्मेंस कर पाना इम्पॉसिबल है, तो वहां पर इफेक्ट क्या होगा, वॉइड। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो एक बार फिर से GNG 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। तो लास्ट टर्न पर हम लोगों ने यूनिट 4 स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि परफॉर्मेंस क्या होती है, कितने तरह की परफॉर्मेंस होती है, कौन कौन सी पार्टीज परफॉर्मेंस करती हैं, कौन कौन सी पार्टीज परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकती हैं, जॉइंट प्रॉमिस क्या होता है। तो बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में कवर अप किए थे। उसके आगे के टॉपिक हम लोग आज हम लोग कवर अप करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जितने टॉपिक्स अभी तक हुए हैं वो आपको अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आपने अच्छे से उसको रिवाइज भी किया होगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नेक्स्ट आता है आपका इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? एक हम लोगों ने यूनिट 1 में टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इसको पढ़ा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट बना तब सब कुछ एकदम परफेक्ट था, जब सब कुछ एकदम परफेक्ट था, लेकिन जब परफॉर्मेंस करने की बारी आई तो कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए जिसकी वजह से परफॉर्मेंस कर पाना अभी इम्पॉसिबल हो गया, अपने प्रॉमिस को पूरा करना अभी इम्पॉसिबल हो गया। और उसमें किसी भी पार्टी की गलती नहीं है, वो सर्कमस्टेंसेस की वजह से, चेंज ऑफ लॉ की वजह से, चेंज ऑफ रूल्स की वजह से, किसी भी वजह से इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है और वहां पर रेस्टिट्यूशन बेनिफिट भी मिलता है, यानी कि अगर हमने कोई भी एडवांस पैसा दिया है तो वो हमको वापस मिल जाएगा। अब चूंकि जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है तो वहां पर किसी भी पार्टी की कोई गलती नहीं थी, किसी भी पार्टी की कोई गलती नहीं थी, वो तो सर्कमस्टेंसेस की वजह से वॉइड हुआ, तो भाई वहां पर कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है, ठीक। लेकिन यहां पर जो बात मैंने करी है इम्पॉसिबिलिटी की, कि कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से परफॉर्मेंस को कर पाना इम्पॉसिबल हो गया, यहां पर इम्पॉसिबल का मतलब इम्पॉसिबल से ही है। आप कहोगे सर इसका क्या मतलब हुआ? इम्पॉसिबल का मतलब तो इम्पॉसिबल ही होता है, बिल्कुल। इम्पॉसिबिलिटी का मतलब केवल और केवल इम्पॉसिबिलिटी से है। देखो, इम्पॉसिबिलिटी और मुश्किल होना, इन दोनों बातों में फर्क है। किसी काम का असंभव होना और किसी काम को मुश्किल कहना, इन दोनों बातों में फर्क है। मुश्किल का मतलब क्या है? मुश्किल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर 1% चांस भी है ना परफॉर्मेंस करने के, तो उसको इम्पॉसिबल नहीं बोला जाएगा। इम्पॉसिबल का मतलब है आप सर के बल भी खड़े हो जाओ तो भी नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो यहां पर इम्पॉसिबिलिटी का मतलब केवल और केवल इम्पॉसिबिलिटी से, यानी कि किसी भी हालत में आप कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर 1% चांस भी है परफॉर्मेंस करने का तो वो इम्पॉसिबिलिटी में नहीं आएगा। तो बस यही होता है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? देखते हैं आगे, देखो। अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। तो जब कॉन्ट्रैक्ट बना तब सब कुछ बिल्कुल सही था, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की बारी आई तो फिर वहां पर चीजें इम्पॉसिबल हो गई या अनलॉफुल हो गई। और उसके पीछे रीजन क्या था? बाय रीजन ऑफ सम इवेंट विच द प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट। जिसको प्रोमिसर रोक ही सकता है। ये किसी के, ये जो इवेंट हो रहा है ना जिसकी वजह से इंपॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही, ये किसी के हाथ में नहीं है, ये किसी के बस में नहीं है, बियॉन्ड द पार्टीज है ना। बिकम्स वॉइड व्हेन द एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल एंड पार्टीज डिस्चार्ज फ्रॉम द परफॉर्मेंस। तो यहां पर पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाती हैं, यहां पर पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाती हैं और मान लिया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, है ना। आगे देखते हैं। देखो, इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। अब अगर इसको समझना है ना तो उसको ऐसे समझो कि अगर इम्पॉसिबिलिटी की बात करी जाए, अगर इम्पॉसिबिलिटी की बात करी जाए तो इम्पॉसिबिलिटी कितने तरीके की होती है? दो तरीके की होती है। एक होती है इनिशियल, सॉरी, एक होती है
इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और एक होती है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी या फ्रस्ट्रेशन। ये बेटा तीनों नाम याद रखने हैं, है ना, क्योंकि एग्जाम में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। ये वर्ड आपके मॉड्यूल में यूज नहीं है फ्रस्ट्रेशन, लेकिन इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर पिछले 10-12 सालों के क्वेश्चन उठा करके देखोगे ना तो मिल जाएगा फ्रस्ट्रेशन। तो फ्रस्ट्रेशन भी याद रखना। अगर फ्रस्ट्रेशन के बारे में आए, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के बारे में आए, तो यहाँ पर इम्पॉसिबिलिटी की ही बात हो रही है, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं और फ्रस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक। तो दोनों के इफेक्ट अलग अलग होते हैं। अब देखते हैं। इम्पॉसिबिलिटी बेटा दो तरीके की है। सबसे पहले इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, जिस समय एग्रीमेंट बन रहा है, उसी समय चीजें इंपॉसिबल है। उसी समय चीजें इंपॉसिबल हैं। जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसी समय चीजें इंपॉसिबल हैं। तो वहां पर बेटा क्या होगा, वहां पर वॉइड एब इनिशियो होगा। वहां पर एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो। क्योंकि जब एग्रीमेंट बन रहा है तभी ये बात है कि भाई एग्रीमेंट पूरा हो ही नहीं पाए, ऐसा प्रॉमिस किया जा रहा है जो पूरा होना पॉसिबल ही नहीं है। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो, ठीक। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का मतलब जो मैंने बताया कि जहां पर चीजें शुरुआत में सही थी, बाद में आकर के कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए जिसकी वजह से परफॉर्मेंस कर पाना इम्पॉसिबल हो गया, तो उसको बोलेंगे सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या फ्रस्ट्रेशन। वहां पर क्या होगा, वहां पर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। बेटा मैं कई क्लासेस में बता चुका हूं, ठीक है, लेकिन फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं। कहां पर वॉइड एब इनिशियो है, कहां पर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ये प्लीज सोच समझ करके लिखना। प्लीज इसको सोच समझ करके लिखना। इसका इफेक्ट, क्योंकि दोनों का मतलब अलग अलग है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इफेक्ट में वॉइड एग्रीमेंट की जगह पर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिख देते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की जगह पर वॉइड एग्रीमेंट लिख देते हैं। बेटा दोनों का मतलब अलग अलग होता है। वॉइड एग्रीमेंट है तो इसका मतलब वॉइड एब इनिशियो है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, स्टार्टिंग से उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। यहां पर रेस्टिट्यूशन बेनिफिट नहीं मिलता है, एडवांस पैसा वापस नहीं मिलता है। माइनर के साथ में एग्रीमेंट किया, एक पैसा वापस नहीं मिलेगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यहां पर कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, लेकिन रेस्टिट्यूशन बेनिफिट मिल जाता है। अगर आपने कोई भी एडवांस पैसा दिया है तो वो वापस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें किसी भी पार्टी की गलती नहीं है ना। तो दोनों के इफेक्ट अलग अलग होते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखो। अब देखो, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसी समय इंपॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो देखो क्या होगा, इफ द impossibility is known to the parties such an agreement is void ab initio। पार्टीज को पता है कि परफॉर्मेंस कर पाना इम्पॉसिबल है, तो वहां पर इफेक्ट क्या होगा, void ab initio। इफ unknown to the parties, भाई पार्टीज को नहीं पता है तो भी वो void ab initio होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर बाइलेटरल मिस्टेक हो गई ना, हम लोगों ने पढ़ा है ना, बाइलेटरल मिस्टेक। तो वहां पर बाइलेटरल मिस्टेक हो रही बेटा, तो वहां पर भी वो void होगा। लेकिन केवल प्रोमिसर को पता है, केवल प्रोमिसर को पता है, प्रोमिसर प्रॉमिस कर रहा है और प्रोमिसर को पता है कि यार हम प्रॉमिस तो कर रहे हैं लेकिन हमें पता है कि परफॉर्मेंस कर पाना इम्पॉसिबल है। यहां पर प्रोमिसर गलती कर रहा है, यहां पर प्रोमिसर गलती कर रहा है। और एक तरीके से अगर देखो तो इसको फ्रॉड भी बोल सकते हैं। अगर हमको पता है ये बात कि हम मेरी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है और उसके बावजूद हम किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं, तो यार फिर मेरी इंटेंशन कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचाने की है। और अगर उसको नुकसान पहुंचा तो भाई कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा। तो देखो, सच प्रोमिसर मस्ट कॉम्पनसेट फॉर एनी लॉस विच सच प्रोमिस सस्टेन थ्रू द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे देखो। अब आता है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। मैं फिर से कह रहा हूं, याद रखना, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या फ्रस्ट्रेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। देखो, where an act become impossible after the contract is made, the contract becomes void। देखो यहां पे लिखा हुआ है contract becomes void। where an act becomes unlawful by reason of some event beyond the control of the promisor। ये भी चीज मैंने बताई कि भाई यहां पर किसी के बस की बात नहीं है,
यहां पर किसी पार्टी का हाथ नहीं है इम्पॉसिबिलिटी होने में। गवर्नमेंट ने अचानक से कोई नियम चेंज कर दिया, कोई नया कानून ले आए, कुछ भी इस तरीके का हो गया जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई है, तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। वेयर द प्रोमिसर अलोन नोज अबाउट द इम्पॉसिबिलिटी। अब भाई यहां पर भी सेम वही चीज है, केवल प्रोमिसर को पता है कि चीजें इम्पॉसिबल है, प्रोमिसी को नहीं पता। तो यहां पर अगर जानबूझ करके आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो और आपको अकेले पता है कि परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है, तो गलत है। तो फिर इसका मतलब आपकी इंटेंशन है, आपकी नीयत है कि सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की, तो वहां पर बेटा फिर कॉम्पनसेशन यहां पर भी देना पड़ेगा। जैसे वहां पर था वैसे ही यहां पर भी आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। उसके बाद में वेयर एन अग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड एनी पर्सन। देखो यहां पर वही बात कर रहा है जो मैंने आपको बताई रेस्टिट्यूशन बेनिफिट की। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? गेटिंग बैक, रीस्टोर करना, वापस लेना। यानी अगर हमने किसी को कोई एडवांस पैसा दिया है, एडवांस गुड्स दिए हैं, तो हमको वापस मिल जाएगा। एनी पर्सन हु हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट अंडर सच एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज बाउंड टू रीस्टोर इट और टू मेक कॉम्पनसेशन टू द पर्सन फ्रॉम हुम ही रिसीव्ड इट, है ना। आगे देखते हैं। अब यहां पर हो गया इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब उसके बाद में आता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब जब हमने परफॉर्मेंस कर ली, जब सब कुछ हो गया, तो जब भाई परफॉर्मेंस कर ली है, सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, तो उसके बाद में क्या बोला जाएगा? उसके बाद में बोला जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। लेकिन केवल परफॉर्मेंस से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होता है, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे किसी पार्टी ने परफॉर्मेंस करने से मना कर दिया, या किसी पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भाई दोनों पार्टीज अग्री हो गए, चलो खत्म करो, तुम्हारी भी ऑब्लिगेशन खत्म, मेरी भी ऑब्लिगेशन खत्म। तो भाई बहुत सारे तरीके होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के डिस्चार्ज होने के, लेकिन डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जहां पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। लेकिन हाँ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाने का मतलब ये नहीं होता है कि अब ऑब्लिगेशन से फ्री हो गए, अब कुछ बचा नहीं। नहीं, इसके बाद में रेमेडीज स्टार्ट होती हैं। अब ये देखा जाता है कि भाई डिस्चार्ज हुआ किस वजह से। अगर डिस्चार्ज अच्छी वजह से हुआ है, प्रॉपर तरीके से हुआ है, कायदे से हुआ है, एज पर रूल्स हुआ है, एज पर परफॉर्मेंस हुआ है, तब तो ठीक है, आप अपनी ऑब्लिगेशन से फ्री हो गए, अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म, अब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं बचा। लेकिन अगर ब्रीच की वजह से हुआ है, गलत तरीके से डिस्चार्ज हुआ है, तो भी वहां पर लीगल ऑब्लिगेशन अभी भी एग्जिस्ट करेगी, और अब टाइम शुरू हो जाएगा रेमेडीज का। यानी कि अब अगर आपकी वजह से किसी को नुकसान हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, अब वो कोर्ट के दरवाजे खटखटाएगा, अब वो कोर्ट से रेमेडीज के लिए जाएगा। ठीक है, तो डिस्चार्ज का मतलब ये नहीं होता है कि जहां पर सब कुछ खत्म हो जाता है, सारी चीजें खत्म हो जाती, नहीं, इसके बाद भी चीजें रहती हैं। देखो तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह से होता है? सबसे पहले डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, जैसा कि मैंने बताया कि परफॉर्मेंस से डिस्चार्ज हुआ है, तो इसके बाद तो कॉन्ट्रैक्ट की कहानी खत्म हो जाती है। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट से हो रहा है। म्यूचुअल एग्रीमेंट में क्या होता है बेटा? नोवेशन, ये याद रखना, ऑल्ट्रेशन, रिसेशन, रेमिशन, है ना। ये चार तरीके होते हैं, नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रिसेशन और रेमिशन। नोवेशन का मतलब क्या होता है? जहां पर नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। नोवेशन का मतलब क्या होता है? जहां पर पार्टीज म्यूचुअली अग्रीड है। देखो यहां पर डिस्चार्ज कैसे हो रहा है? म्यूचुअल एग्रीमेंट से हो रहा है। म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब दोनों पार्टीज अग्री हैं, दोनों पार्टीज आपस में अग्री कर रही हैं कि चलो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करो। तो यहां पर कैसे होता है? नोवेशन के थ्रू। नोवेशन का मतलब दोनों पार्टीज अग्री कर रही हैं कि चलो मिलकर के नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देते हैं। नोवेशन में क्या होता है? नोवेशन में चेंज ऑफ पार्टीज होती हैं। नोवेशन में क्या होता है? बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, नोवेशन और ऑल्ट्रेशन में। मैं आपको बता देता हूं शॉर्टकट। अगर पार्टीज चेंज हो रही हो, अगर पार्टीज चेंज हो रही हो, या ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा हो, यानी सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा हो, जिस चीज के लिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना
उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक, इन दोनों में से अगर कोई भी चीज चेंज हो रही हो और दोनों पार्टीज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चेंज कर रही हो, जैसे मिस्टर ए को सप्लाई करना था मिस्टर बी को, अब मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों तैयार हैं कि यार मिस्टर ए सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, चलो मिस्टर सी से ले लिया जाए। तो अब यहां पर अब सी और बी के बीच में एग्रीमेंट हो जाएगा विद द कंसेंट ऑफ ए। तो यहां पर क्या होगा, ए की लायबिलिटी खत्म। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से तैयार हैं, दोनों म्यूचुअली एग्रीड है। जब म्यूचुअली एग्रीड है तो बात ही खत्म, फिर काहे की लड़ाई। ठीक है, तो अब सी और बी के बीच में एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट, ए और बी पहले एग्रीमेंट करते हैं राइस के लिए, बी के पास में राइस ओवर स्टॉक था, बी ने ए से बोला कि यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, राइस तो बहुत पड़ा हुआ है, चीनी नहीं है, शुगर का एग्रीमेंट कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट हटाओ, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं शुगर का। ठीक हो गया, दोनों म्यूचुअली एग्रीड है। तो जहां पर ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा या पार्टीज चेंज हो रही हो तो उसको बोला जाता है नोवेशन। और एक होता है ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशंस होती है ना, उसमें अगर कोई भी चेंज हो रहा हो, जैसे प्राइस में, क्वांटिटी में, क्वालिटी में, ट्रांसपोर्टेशन में, डेट में, इन सब में अगर कोई भी चेंज हो रहा हो तो उसको बोला जाता है टर्म्स और कंडीशंस में चेंज होना, यहां पर ऑल्ट्रेशन होता है। अब अगर दोनों पार्टीज के बीच में म्यूचुअली अग्रीड होकर के टर्म्स और कंडीशन चेंज हो गई तो पुरानी वाली टर्म्स और कंडीशन डिस्चार्ज हो जाती है, उसमें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो दो भी बता देते हैं। रिसेशन, रिसेशन का मतलब क्या होता है, रिसेशन का मतलब होता है कैंसिल करना। दोनों पार्टीज आपस में एग्री कर रही हैं, चलो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म। अब यहां पर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो रहा है। ठीक है, एक होता है रेमिशन। रेमिशन का मतलब होता है डिस्काउंट। मुझे आपसे 50,000 रुपए लेने हैं, आपने मेरे से कहा कि सर 50,000 रुपए नहीं है, केवल 25,000 रुपए हैं, लेकिन 25,000 रुपए से ज्यादा मैं दे भी नहीं पाऊंगा। मैंने कहा भाई चलो अच्छा ठीक है, छोड़ो हटाओ खत्म करो, मैं तुम्हारा 50,000 का लोन 25,000 रुपए में खत्म कर रहा हूं, 50,000 का डिस्काउंट दे दे रहा हूं। इसको क्या बोलेंगे, रेमिशन। एक बार अगर आपने रेमिशन कर दिया, एक बार अगर आपने डिस्काउंट कर दिया तो फिर आप दोबारा पैसे क्लेम नहीं कर सकते। कल को आपके पास में करोड़ों रुपए आ जाए, मैं आपसे जो 25,000 रुपए का डिस्काउंट किया है ना, वो 25,000 रुपए आपसे रिकवर नहीं कर सकता। मेरी बात समझ में आ रही है। एक और होता है वेवर। वेवर का मतलब होता है गिव अप कर देना, गिव अप कर देना, जहां पर हम अपने अधिकार को अपनी मर्जी से ही खत्म कर दे रहे हैं। मुझे आपसे 50,000 रुपए लेने थे, मैंने वो गिव अप कर दिया, मैंने आपसे बोला जाओ मुझे तुमसे पैसे लेने ही नहीं है, खत्म करो कहानी, मैंने तुम्हें तुम्हारी लीगल ऑब्लिगेशन से मुक्त कर दिया। तो फिर वहां पर उसको क्या बोला जाता है, वेवर। वेवर में भी एक बार अगर आपने गिव अप किया तो फिर उसके बाद दोबारा आप क्लेम नहीं कर सकते। तो ये बेटा यहां पर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। डन है। अब डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये अभी हम लोग पढ़ करके आए हैं। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, भाई अगर टाइम बार्ड हो गया, अगर कोई भी डेट टाइम बार्ड हो गया तो फिर टाइम बार्ड के बाद में कोर्ट में जाने का राइट आपके पास में वैसे ही खत्म होता है। ठीक है, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, किसी पार्टी की डेथ हो गई, कोई पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई, अगर किसी पार्टी की डेथ हो गई और उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ पर्सनल स्किल्स या पर्सनल नॉलेज की इन्वॉल्वमेंट थी तो वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो परफॉर्म कर नहीं पाएगा, ये मैंने आपको पिछले वाली क्लास में बताया था ना। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। इसी के बाद में रेमेडी स्टार्ट हो जाती है, जब कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देती है उसके बाद में फिर सामने वाले के पास में रेमेडीज आ जाती है। ठीक है, तो इतने तरह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। अब देखो नेक्स्ट आता है आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बेटा कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना।
अगर मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं 10 तारीख को आपको 50,000 रुपए दूंगा, या मैं 10 तारीख को आपको 500 केजी राइस सप्लाई करूंगा, और मैंने आपको सप्लाई नहीं किया, तो उसको क्या बोलेंगे कि मैंने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, मैंने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया। अब ये जो ब्रीच होता है ना, ये दो तरीके का होता है। एक होता है एक्चुअल ब्रीच, और एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच, अब देखो एक्चुअल ब्रीच और एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच का मतलब क्या हुआ, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10 जुलाई 2026 को 500 केजी राइस सप्लाई करने के लिए बोला। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 10 तारीख को 500 केजी राइस सप्लाई करने के लिए बोला। मिस्टर ए ने बोला ठीक है, सप्लाई हो जाएगा। 10 तारीख को मिस्टर ए ने मिस्टर बी को राइस सप्लाई नहीं किए, यानी कि जिस डेट में परफॉर्मेंस करनी थी उस डेट में मिस्टर ए ने मना कर दिया। जिस डेट में परफॉर्मेंस करनी थी उस डेट में मिस्टर बी ने मिस्टर ए ने परफॉर्म करने से मना कर दिया। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच, ठीक। सेम यही एग्जांपल यहां पर भी लेते हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10 जुलाई 2026 को 500 केजी राइस सप्लाई करने थे। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10 जुलाई को 500 केजी राइस सप्लाई करने थे, लेकिन 4 जुलाई 2026 को मिस्टर ए ने मिस्टर बी से बोला कि भाई मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास में पीछे से सप्लाई आ नहीं रही है और आने के दूर दूर तक चांसेस भी नहीं है, मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो इनको परफॉर्मेंस करनी कब थी, 10 तारीख को। ये मना कब कर रहे हैं, 4 तारीख को, यानी कि बिफोर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। जिस डेट में परफॉर्म करना था उस डेट से पहले ही अगर पार्टी सरेंडर कर दे, पार्टी कह दे भैया मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा एंटीसिपेटरी ब्रीच। मेरी बात समझ में आई। एक्चुअल ब्रीच में क्या होता है, एक्चुअल ब्रीच में जिस डेट में परफॉर्म करना होता है उसी डेट में पार्टी परफॉर्म करने से मना करती है। एंटीसिपेटरी ब्रीच में क्या होता है, जिस डेट में हमको परफॉर्म करनी है उस डेट से पहले ही पार्टी सरेंडर कर देती है कि हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उसको बोला जाता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। अब देखो एंटीसिपेटरी ब्रीच के इफेक्ट अलग अलग होते हैं। जैसे अब जैसे पार्टी ने बिफोर द डेट परफॉर्म करने से मना कर दिया, पार्टी ने एक्चुअल डेट से पहले, पार्टी ने एक्चुअल डेट से पहले परफॉर्म करने से मना कर दिया। तो अब प्रोमिसी के पास में दो सिचुएशन आएंगी। प्रोमिसी के पास दो सिचुएशन आएंगी, या प्रोमिसी के पास में दो राइट हैं। प्रोमिसी दो काम करेगा। पहला, वो जिस दिन उसने डिनाई किया है, डिनाई टू परफॉर्मेंस, जैसे इस वाले एग्जांपल के हिसाब से देखें तो 4 जुलाई 2026 को इसने मना कर दिया। परफॉर्म कब करना था, 10 तारीख को। इसने 4 तारीख को ही मना कर दिया कि भाई मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो यहां पर प्रोमिसी के पास में ऑप्शन है कि ये 4 तारीख को ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान लेगा। ये क्या करेगा, ये 4 तारीख को ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान लेगा। ये मान लेगा कि भाई ये परफॉर्म कर नहीं पाएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, अब इसके ऊपर सूट फाइल करने का मुहूर्त आ चुका है। अब इसके ऊपर हम सूट फाइल करेंगे और इससे कॉम्पनसेशन ले सकते हैं। तो इन्होंने 4 तारीख को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान लिया। दूसरा, यहां पर प्रोमिसी कैन कंटिन्यू द प्रॉमिस। दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि यहां पर प्रोमिसी प्रोमिसर को थोड़ा सा मोटिवेट करेगा,
थोड़ा सा मोटिवेट कैसे करेगा, भाई तेरे को परफॉर्म कब करना है, 10 तारीख को। आज तारीख क्या है, 4। अभी तेरे पास में 1 हफ्ते का समय बचा, कोशिश तो कर, ट्राई तो कर, हो सकता है परफॉर्म कर ले। क्यों पहले से सरेंडर कर रहा है? अगर परफॉर्म कर लेगा तेरा भी फायदा, 4 पैसे तुझे भी बचेंगे, मेरा भी फायदा, मेरे पास में क्वांटिटी में राइज आ जाएगा। तो यहां पर प्रोमिसी का कंडक्ट क्या बता रहा है कि प्रॉमिस को कंटिन्यू करना चाह रहा है। तो अब उसके पास में बिल्कुल ऑप्शन है कि वो प्रॉमिस को कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अब अगर प्रॉमिसी 10 तारीख को भी परफॉर्म नहीं कर पाया, अगर promiser did not perform on 10th जुलाई 2026, अगर प्रॉमिसर ने 10 जुलाई को भी परफॉर्म नहीं किया, इन्होंने कंटिन्यू कर लिया था, अब 10 तारीख को भी नहीं कर पाया, तो यहां पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डेट क्या होगी, 10 जुलाई 2026। 10 जुलाई 2026। यहां पर अगर वो 4 तारीख को ही ब्रीच मान रहा था, तो यहां पर ब्रीच की डेट क्या थी, 4 तारीख। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर रहा है, तो यहां पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डेट क्या है, 10 तारीख। अब डेट की इंपॉर्टेंस क्या है, डेट की इंपॉर्टेंस ये है बेटा कि जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा तभी तो हम रेमेडी लेंगे, ब्रीच होने से पहले हम थोड़ी ना केस फाइल कर देंगे। तो यहां पर इसके पास में राइट आ गया सूट फाइल करने का 4 तारीख के बाद से, यहां पर इसके पास में राइट आ रहा है सूट फाइल करने का 10 तारीख के बाद में, ये फर्क हो गया। दूसरा, सपोज करो बिटवीन 4th जुलाई टू 10th जुलाई, अगर 4 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करने के बाद में 4 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में अगर कोई सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है, सपोज करो 7 तारीख को हो गई, क्या हो गई, 7 तारीख को गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया कि मित्रों आज रात 12 बजे के बाद से अगर किसी ने भी प्राइवेटली राइस, शुगर या जितनी भी कमोडिटीज हैं उनको लेकर के ट्रेडिंग करी तो 5 साल की जेल या 10 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों लग सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने नियम उठा करके चेंज कर दिया, अब जिसको भी राइस, शुगर या जो भी कमोडिटीज हैं वो केवल और केवल गवर्नमेंट से खरीदनी होगी, प्राइवेट ट्रेडिंग बंद। अब आप क्या करोगे, अब तो भाई यहां पर अगर ए चाहे या ना चाहे परफॉर्म कर ही नहीं सकता। अगर ए के पास में स्टॉक आ भी जाता तो भी परफॉर्म ना कर पाता, अब तो खैर उसके पास में था ही नहीं। तो यहां पर बेटा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। लेकिन वॉइड होने के बाद में होगा क्या, अब क्या मिस्टर बी मिस्टर ए के ऊपर केस कर सकते हैं, क्या प्रॉमिसी प्रॉमिसर के ऊपर केस कर सकता है? वो बोल सकता है यार तुमने तो पहले ही मना कर दिया था हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ये तो मेरी दरिया दिली थी कि हमने तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम दे दिया ना, ये आपकी दरिया दिली नहीं थी, आपकी बेवकूफी थी। क्यों दिया एक्स्ट्रा टाइम, हमने मांगा था क्या, क्यों दिया एक्स्ट्रा टाइम? अब एक्स्ट्रा टाइम दे दिया और उस बीच में अगर कोई सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई तो कहानी खत्म, प्रॉमिसर अपनी लायबिलिटी से फ्री। अब आप उसके ऊपर कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है। मेरी बात समझ में आई? तो एंटीसिपेटरी ब्रीच में ये कहानी याद रखनी है आप। डन है? चलो एक बार देखते हैं। हाँ तो देखो, सबसे पहले व्हेन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टेक प्लेस, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर्स इफ एनी पार्टी रिफ्यूजेस or fails to perform his part of the contract or by his act makes it impossible to do perform his obligation। जहां पर पार्टी अपनी परफॉर्मेंस को करने से रिफ्यूज कर देती है या अपनी परफॉर्मेंस को पूरा नहीं कर पाती है या कुछ ऐसा कंडक्ट करती है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस कर पाना इम्पॉसिबल, उसकी हरकतों की वजह से परफॉर्मेंस हो पाना इम्पॉसिबल हो गया है, तो वहां पर उसको बोलेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इफेक्ट क्या होंगे, द अग्रीव्ड पार्टी इज रिलीव्ड फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज ऑब्लिगेशन। अब जो सामने वाली पार्टी यानी कि प्रॉमिसी, अगर प्रॉमिसर ने ब्रीच किया तो प्रॉमिसी अपनी ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाएगा, अब प्रॉमिसी को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। गेट्स अ राइट
टू प्रोसीड अगेंस्ट द पार्टी एट फॉल्ट। और सेम वही चीज जो मैंने आपको बताई, अब उसके पास में ये राइट आ जाएगा कि अब वो प्रॉमिसर के ऊपर सूट फाइल कर सकता है। मेरी बात समझ में आई सबको? डन है यहां तक? अब देखो टाइप्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई ब्रीच होते कितने तरीके के हैं, तो सेम वही चीज है जो मैंने बताई, दो तरह के, एंटिसिपेटरी ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच, ब्रीच अकरिंग बिफोर टाइम फिक्स फॉर द परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड, रिफ्यूजल टू परफॉर्म प्रॉमिस ऑन द शेड्यूल डेट, है ना। तो इतना था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें बहुत ज्यादा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको डिटेल में बता दिया। बेटा हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि जितने भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस हैं, मैं आपको वो डिटेल में एक्सप्लेन करवाऊंगा। पूरी की पूरी थ्योरी को पढ़ पाना इम्पॉसिबल है, ठीक है, इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में, क्योंकि हम लोगों की भी थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं, टाइम की लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, तो इस वजह से। लेकिन हाँ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे, पूरा रिवाइज करेंगे, और अगर कहीं पर पीपीटी में कम भी दिया हुआ है ना, तो वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा क्लास में, जैसे मैं अभी तक करता चला आया हूँ, आगे भी करता चलूंगा, है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बस इस यूनिट में एक लास्ट बचा हुआ है आपका, सॉरी दो टॉपिक बचे हुए हैं, एक आपका बचा हुआ है डैमेजेस और एक कॉन्टीजेंट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो उसको कोशिश हम लोग करेंगे कि नेक्स्ट टर्न पर कंप्लीट करें, है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टर्न पर इसके आगे का पोर्शन कवर अप करेंगे। लेकिन उसके पहले आज हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट डाल देना, मैं 100% उसको रिस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड